हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर 2025 का क्लास करने वाले हैं। और इसमें जो है प्रैक्टिस सेट नंबर जो है हम लोग 22 कर रहे हैं। इसके पहले का आप लोग अगर नहीं देखे हैं प्रैक्टिस सेट, तो जो है आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ये सब्जेक्ट की बात करें तो ये सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन। और इसमें जो है हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न जो है इस वीडियो में करेंगे। और इसके पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है बिल्कुल समाप्त कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखे तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ये जो है वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये अंतिम प्रहार होगा। और उसके बाद में इसमें जो है 2016 से लेकर 2023 तक के जो है प्रश्नों को जो है आपको देखने को मिलेगा। और इसका अगर आप लोग पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर जो है शेयर कर दिया जाएगा। वहाँ पे आप लोग जो है डाउनलोड कर सके आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए, अगर अभी तक जो है लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, वो शेयर कर सकते हैं। और चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आज के क्लास में क्या क्या है। तो इसके पहले हम लोग जो है 90 क्वेश्चन जो है समाप्त कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग जो है 91 नंबर से देखने वाले हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रमुख चार राजवंश राजपूत वंशों का वर्णन कीजिए। यानी जो प्रमुख चार राजपूत वंश हैं उनका जो है हमको वर्णन करना है। तो हम लोग जो है एक एक करके देखेंगे चार प्रमुख राजपूत वंशों के बारे में। यहाँ पे जो है फर्स्ट की अगर हम बात करें तो ये चौहान वंश हो गया। ठीक है, ये चौहान वंश हो गया। तो इसके बारे में बात करेंगे तो चौहान वंश जो है राजस्थान का एक प्रमुख वंश है। इसके बारे में जो है अगर राजन सीरीज की बात करें तो वहाँ पे जो है अजीब तरह से जो है लिखा हुआ है, कुछ उससे जो है समझ में नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे जो है हमने बुक से जो है टाइप करवाए हैं, उसके बाद में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो चौहान वंश जो है ये राजस्थान का एक प्रमुख वंश था। इस वंश ने जो है सबसे प्रसिद्ध राजा की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान थे, जिन्होंने 12वीं शताब्दी में जो है दिल्ली और अजमेर पर जो है शासन किया था। अगर चौहानों का जो है साम्राज्य दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों पर जो है फैला हुआ था। और इनका सबसे प्रसिद्ध युद्ध की अगर बात करें तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो है हुआ संघर्ष था, जो तराइन के युद्ध के नाम से जो है प्रसिद्ध है। अब आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि जो ये तराइन का युद्ध हुआ था, ये तराइन का युद्ध इसका डेट क्या है, सन क्या है, कब हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ये तराइन का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखते हैं सेकेंड वंश। ये राजपूत वंश का जो है सेकेंड वंश देखते हैं। यहाँ पे दिया है सिसोदिया वंश। तो सिसोदिया वंश जो है राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र का जो है प्रसिद्ध ये राजवंश है। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा उदय सिंह, राजा उदय सिंह और महाराणा प्रताप है। आगे देखते हैं, महाराणा प्रताप ने जो है अपनी मातृभूमि के लिए जो है मुगलों के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया था। और उनका प्रसिद्ध युद्ध जो हल्दी घाटी का युद्ध है, जिसमें जो है अकबर की सेना से लड़े थे। अकबर की सेना से ये महाराणा प्रताप जी ने लड़ा था। उसके बाद में तीसरा वंश हम देखते हैं कछवाहा वंश। ये कछवाहा वंश जो है ये राजस्थान के जयपुर क्षेत्र का प्रमुख राजवंश था। इस वंश के संस्थापक की बात करें तो दूल्हे राणा थे, जिन्होंने जयपुर को जो है अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद में है कछवाहा वंश के राजा मान सिंह ने अकबर के दरबार में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और कई सफल युद्धों में भी भाग लिया था। अब हम देखते हैं चौथा नंबर भाटी वंश। तो भाटी वंश जो है राजस्थान के जोधपुर क्षेत्र का जो है प्रमुख वंश है। और इस वंश के प्रमुख राजा राव जोधा थे, जिन्होंने जोधपुर शहर की जो है स्थापना की थी। भाटी वंश के राजा अपनी वीरता और प्रशासन के लिए जो है प्रसिद्ध हैं और जाने जाते हैं। और ये चार वंश जो है राजपूत इतिहास में अपनी वीरता और संघर्ष के लिए जो है प्रसिद्ध है। और इनका भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है, देखने को मिलता है। उसके बाद में हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि भारत में इस्लाम धर्म के जो है उदय पर प्रकाश डालिए। भारत में किस प्रकार से इस्लाम धर्म का जो है उदय हुआ, इस पे जो है टिप्पणी लिखना है, यानी प्रकाश डालना। तो इस्लाम धर्म की अगर हम बात करें तो इस्लाम धर्म जो है बहुत अधिक प्राचीन धर्म नहीं है। भारत में इस्लाम धर्म जो है अरब के व्यापारियों के माध्यम से जो है एवं मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय से जो है स्थापित माना जाता है।
जो अरब के व्यापारी इस्लाम धर्म को मानते थे, भारत में उनके आगमन के प्रभाव में आए आसपास के सभी लोग जो है मुसलमान बने तथा उन लोगों ने इस्लाम धर्म को जो है अपनाया तथा अपने पुराने रीति रिवाजों को भी बनाए रखा। भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में इस्लाम धर्म का जो है उदय एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में मानी जाती है। अब हम देखते हैं 93 नंबर में दिया है कि गुलाम वंश की वंशावली को प्रस्तुत कीजिए। गुलाम वंश में जितने भी वंशावली है इसको जो है प्रस्तुत करना है। तो आपके राजन सीरीज में जो है शॉर्टकट में दिया है, लेकिन यहाँ पे हमने जो है उनकी विशेषताओं के बारे में सबसे पहले देखेंगे। यहाँ कर्म संख्या वंशावली, उसके बाद में शासन का नाम क्या है और शासक का नाम क्या है, और उसके बाद में शासक का जो कार्य होता है, टाइम पीरियड होता है, उसको देखेंगे। और उसके बाद में हम लोग उसकी विशेषताओं के बारे में देखेंगे कि उन्होंने जो है क्या क्या काम किए हैं ये वंशावली के अंतर्गत। तो गुलाम वंश जो है दिल्ली सल्तनत का ये प्रथम वंश के रूप में जो है जाना जाता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम एक एक करके जो है हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से जो है इसकी वंशावली के बारे में। तो यहाँ पे ये चार्ट हमने बनाया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में दिया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो शासन किया ये 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक ये शासन किया। अगर हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तो ये जो है गुलाम वंश का जो है संस्थापक माना जाता है और लाहौर को जो है अपनी राजधानी ये बनाया था, लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। और लक्ष्मण स्तंभ इसी को कहते हैं कुतुब मीनार का निर्माण जो है इसने प्रारंभ कराया था। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में पूछा गया है कि जो है कुतुब मीनार का जो है ये शुरुआत किसने कराया था, यानी प्रारंभ किसने कराया था। और आप लोग कमेंट में बताइए कि इसको संपूर्ण किसने कराया था, यानी कंप्लीट किसने कराया था। उसके बाद में आराम शाह के बारे में हम देखते हैं। तो आराम शाह जो है 1210 से लेकर 1211 ईस्वी तक जो है ये शासन किया था। ये ऐबक का जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का ये उत्तराधिकारी था और कमजोर शासक था, अल्पकालीन समय था। यहाँ पे देख सकते हैं 1210 से एक मतलब एक साल तक ये शासन किया। उसके बाद में थर्ड में दिया है इल्तुतमिश, ये 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक जो है शासन किया। यहाँ पे देख सकते हैं कि दिल्ली को जो है राजधानी इसने ये इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था और प्रशासनिक ढांचों की जो है स्थापना किया था। और 40 यानी 40 अमीरों की परिषद की जो है स्थापना किया था, 40। उसके बाद में 4 नंबर की अगर हम बात करें तो रजिया सुल्तान, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि 40, ठीक है, अमीरों का परिषद था। इसकी जो है स्थापना किसने किया था, तो ये इल्तुतमिश ने किया था। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद में 4 नंबर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे दिया है रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान जो है 1236 और 1240 ईस्वी तक जो है इन्होंने शासन किया। ये जो है भारत की पहली महिला जो है शासिका मानी जाती है और महिला होते हुए भी जो है सत्ता पर अधिकार इसने स्थापित किया। उसके बाद में ये जो है हम 5 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 5 नंबर में दिया है बहराम शाह। बहराम शाह की बात करें तो ये 1240 से जो है 1242 यानी 2 साल तक जो है इसने शासन किया। विशेषताओं की बात करें तो बहराम शाह जो है ये 40 के प्रभाव में शासन और कमजोर और असफल शासक था। मसूद शाह की अगर हम बात करें तो ये 1242 से 1246 यानी 4 वर्षों तक ये शासन किया, यानी 40 द्वारा जो है नियुक्ति किया गया था, अस्थिर ये शासक था। नसरुद्दीन महमूद के बारे में अगर देखें तो 1246 से 1266 ईस्वी, यहाँ पे इल्तुतमिश का ये पुत्र था। गयासुद्दीन बलबक जो है प्रमुख सलाहकार इसका होता था। गयासुद्दीन बलबक की बात करें ये सलाहकार होता था। उसके बाद में ये गयासुद्दीन बलबन मतलब गद्दी पर बैठा। तो 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक ये गद्दी पर रहा। ये सशक्त शासक था। सुल्तान के पद को जो है दिव्य घोषित किया और खालजी विद्रोह का जो है दमन किया। कैकुबाद, ये कैकुबाद जो है 1287 लेकर 1290 ईस्वी तक जो है ये बलबन का पोता होता था। बिलासी और कमजोर शासक था। उसके बाद में हम देखते हैं कयूमर्स। यहाँ पे सभी जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे अभी हम बताएंगे कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कैकुवाद यहाँ से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है और उसके बाद में गयासुद्दीन बलबन से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ ये अगर हम कयूमर्स की बात करें तो 1290 ईस्वी। ठीक है, ये कैकुवाद का जो है पुत्र था, अल्पकालीन शासक था और
खिलजी वंश द्वारा सत्ता समाप्त हो गया। तो गुलाम वंश जो है 1290 ईस्वी में जो है समाप्त हुआ और इसके बाद जो है खिलजी वंश का जो है उदय हुआ। तो यहाँ पे जो है आप लोग कैकू वंश की याद कर सकते हैं या गयासुद्दीन बलबन को याद कर सकते हैं और उसके बाद में यहाँ पे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसको याद कर सकते हैं और इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पे अतलग उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। ठीक है, तो ये दिल्ली सल्तनत में रजिया सुल्तान थी, इसको जो है इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद में हम लोग जो है इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सल्तनत कालीन प्रशासन पर टिप्पणी दीजिए, यानी सल्तनत कालीन में जो प्रशासन था उस पर जो है आपको टिप्पणी लिखना है। तो मुस्लिम राज्य जो है सैद्धांतिक रूप से धर्मावलंबी या धर्म प्रधान राज्य था। ठीक है, और खलीफा ही पूरे मुस्लिम जगत का जो है सर्वोच्च प्रधान होता था। जो खलीफा होता था ये पूरे मुस्लिम जगत का जो है सर्वोच्च प्रधान होता था। सल्तनत कालीन प्रशासन तीन भागों में जो है बटा था। एक था केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन। सुल्तान को शासन कार्य में जो है सहायता के लिए उसमें मंत्री परिषद जो है होती थी और प्रांतों में विभक्त साम्राज्य को एक एक सूबेदार होता था। सल्तनत कालीन शासन का सबसे दुर्बल तथा अव्यवस्थित विभाग न्याय विभाग था। ठीक है, सबसे दुर्बल और अव्यवस्थित, जो व्यवस्थित नहीं था उसी को अव्यवस्थित कहते हैं, यानी अव्यवस्थित विभाग जो है न्याय विभाग था। सुल्तान राज्य का जो है सर्वोच्च पदाधिकारी होता था, तो सर्वोच्च पदाधिकारी जो है ये सुल्तान होता था राज्य का, और वह पूर्णतया जो है निरंकुश होता था। वह स्वयं को अल्लाह का प्रतिनिधि जो है मानता था। तो ये हमने देखा सल्तनत कालीन प्रशासन का टिप्पणी किस प्रकार से आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं 95 नंबर, यहाँ पे दिया है कि दक्षिण के प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे। दक्षिण के जो प्रमुख राजवंश हुए उसको लिखना है और किन्हीं दो के विषय में बताइए। केवल जो है दो के विषय में हमको बताना है दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो दक्षिण के प्रमुख राजवंश के बारे में, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चालुक्य वंश हो गया और चोल वंश हो गया, राष्ट्रकूट और पल्लव वंश। अब यहाँ पे दो के बारे में जो है विषय में बताना है थोड़ा, ठीक है, एक्सप्लेन करना है। तो हम लेते हैं चालुक्य वंश। तो चालुक्य वंश की बात करें तो चालुक्य ने जो है दक्षिण भारत में कई वर्षों तक शासन किया था और चालुक्यों चालुक्यों की जो है तीन शाखाएं थी। शाखाओं की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट शाखा की बात करें तो कल्याणी के चालुक्य हो गए और वातापी के चालुक्य हो गए, और उसके बाद में यहाँ पे थर्ड की बात करें तो थर्ड हो गया बेगी के चालुक्य। तो यहाँ पे हम लोग जो है एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले कल्याणी वंश के बारे में, जो चालुक्य के अलग अलग शाखाएं थी उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट की बात करें तो कल्याणी के चालुक्य, यानी कल्याणी के चालुक्य वंश की हम बात करते हैं। जिन चालुक्य वंशी शासकों ने जो है हैदराबाद स्थित कल्याणपुर को जो है राजधानी बनाया था, वह कल्याणी के चालुक्य के नाम से जो है प्रसिद्ध हुए थे। उसके बाद में वातापी के चालुक्य के बारे में बात करें तो इस वंश की स्थापना जो है जय सिंह नामक शासक ने किया था। ठीक है, जिन चालुक्य शासकों को जो है बीजापुर स्थित, ये बीजापुर है, बीजापुर स्थित वातापी को जो है अपनी राजधानी बनाया और वह जो है वातापी के चालुक्य कहलाए। ठीक है, ये जो है बीजापुर को स्थित वातापी को जो है अपनी राजधानी बनाया था, इसीलिए इसको जो है वातापी के चालुक्य कहलाए, इसी के नाम से जाना जाने लगा। पुलकेशिन द्वितीय जो है इस वंश का जो है सबसे बड़ा जो है शक्तिशाली शासक था और पुलकेशिन द्वितीय के अयोग्य उत्तराधिकारी का जो है लाभ उठाकर राष्ट्रकूटों ने इस राजवंश का जो है अंत कर दिया था। बेगी के चालुक्य के बारे में हम बात करें तो इस वंश का जो है सबसे अधिक शक्तिशाली शासक विजयादित्य था। ठीक है, जो बेगी के चालुक्य थे इसके सबसे जो है शक्तिशाली शासक विजयगुप्त था और आंध्र प्रदेश स्थित बेगी को अपनी राजधानी बनाने के लिए बेगी के चालुक्य कहलाए। ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित जो बेगी बेगी को जो है इसने अपनी राजधानी बनाया, इसीलिए जो है इसको जो है चालुक्य कहलाए। ठीक है, बेगी के चालुक्य के नाम से जाना जाने लगा। अगर इस राजवंश की संस्थापक की बात करें तो विष्णु वर्मन जो है बेगी बेगी के चालुक्य के मतलब संस्थापक के रूप में जाना जाने लगा। अब हम देखते हैं राष्ट्रकूट वंश।
तो चालुक्यों के पतन के बाद जो है 8वीं शताब्दी के अंत में जो है राष्ट्रकूट नरेश दंतदुर्ग ने अपनी स्वतंत्र सत्ता जो है स्थापित की एवं मालखड़े को जो है अपनी राजधानी बनाया। ख्रीष्ट प्रथम ध्रुवतारा वर्ष गोविंद द्वितीय और गोविंद तृतीय और अमोघ वर्ष प्रथम आदि इस वंश के जो है प्रमुख शासक माने जाते हैं। लगभग 10वीं शताब्दी में जो है चालुक्य राजा तैलव द्वितीय ने जो है राष्ट्रकूटों के राज्यों पर जो है अधिकार कर लिया था। उसके बाद में हम लोग देखते हैं यहाँ पे 96 नंबर में दिया है कि भ्रंशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो जब भूपटल पर किसी एक स्थान में संपीड़न होता है तो दूसरे स्थान में जो है स्वतः ही तनाव पैदा होता जाता है। ठीक है, जहां एक और संपीड़न यानी दबाव बल के कारण भूपटल पर वलन होता है, वही दूसरी ओर जो है तनाव बल के कारण जो है भ्रंशन की स्थिति जो है पैदा हो जाती है। तनाव बल की तेजी के कारण जब भूपटल में एक तल के सहारे चट्टानों का जो है स्थानांतरण हो जाता है तो उसे जो है भ्रंश कहते हैं। दूसरे शब्दों में कभी-कभी चट्टानों में जो है तनाव इतना अधिक हो जाता है कि चट्टानें जो है फैलने लगती है। जब तनाव शक्ति चट्टानों की सहन शक्ति से अधिक हो जाती है तो वह मुड़ने के स्थान पर जो है चटक जाती है। ठीक है, तथा कभी-कभी वह जो है टूट भी जाती है और तथा इधर-उधर जो है खिसक जाती है। उसके बाद में हम लोग 97 नंबर की बात करते हैं। 57 नंबर में दिया है कि ज्वालामुखी से क्या समझते हैं। जो ज्वालामुखी है उससे जो है आप क्या समझते हैं। तो हम देखते हैं यह एक प्राकृतिक घटना होती है, ये आप सभी लोगों को पता है। इसके बारे में हमने जो ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है इन सभी के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में जो है बात कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए हम लोग इसमें भी देखेंगे कि ज्वालामुखी से आशय क्या होता है, इससे क्या समझते हैं। तो ज्वालामुखी जो होता है, ज्वालामुखी एक ऐसी प्राकृतिक घटना होती है जिसके कारण पृथ्वी के आंतरिक तथा बाह्य भागों में जो है हलचल होती है तथा आंतरिक भागों से जो है तप्त लावा जो है अचानक बाहर निकलने लगता है और चारों ओर जो है फैल जाता है। अगर दूसरों शब्दों में बात करें तो दूसरों शब्दों में ज्वालामुखी एक ऐसा शंक्वाकार पर्वत होता है जिसके द्वारा भूगर्भ से जो है भूगर्भ से नली अथवा दरार द्वारा आकस्मिक इस प्रकार से ये शंख हो गया, यहाँ से इस प्रकार से नली अथवा दरार द्वारा आकस्मिक रूप से जो है कीचड़, धुआं, वायु, वाष्प, गैस, लावा तथा चट्टानी पदार्थों का जो है प्रवाह धरातल पर आने लगता है। सामान्य रूप से जो है ज्वालामुखी एक छिद्र के रूप में जो है प्रारंभ होता है, यहाँ पे देख सकते हैं एक छिद्र के रूप में जो है प्रारंभ होता है और इस छिद्र का संबंध जो है नली द्वारा भूगर्भ में काफी गहराई तक रहती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो है हलचल से इस छिद्र की रचना होती है और ज्वालामुखी का यह छिद्र जो है कुछ 100 मीटर से जो है अधिक व्यास तक हो सकता है। इसे प्रायः जो है ज्वालामुखी नली कहते हैं, इसको जो है ज्वालामुखी नली कहते हैं और यह निर्मित शंकु के ऊपरी भाग को क्रेटर कहा जाता है। जो शंकु होता है ये क्रेटर होता है, ठीक है, ऊपरी भाग। और उद्भेदन के समय यानी जब इसका उद्गार होता है, उद्भेदन के समय ज्वालामुखी से निकला हुआ पदार्थ मुख के आसपास एकत्रित हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, जिसके कारण इसे जो है ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, शंकुआकार ज्वालामुखी पर्वत। यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब हम देखते हैं 98 नंबर में दिया है कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। भक्ति आंदोलन के जो है जो प्रमुख उद्देश्य है उसका वर्णन करना है। तो भक्ति आंदोलन का पहला उद्देश्य होता है हिंदू धर्म में जो है सुधार का प्रयत्न करना। भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो पहला उद्देश्य होता है ये हिंदू धर्म में जो है किस प्रकार से सुधार किया जाए। तो मूर्ति पूजा व जाति प्रथा का जो है विरोध इसका मुख्य आधार बना। मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का जो है ये भक्ति आंदोलन वाले इसका विरोध करते थे। तत्कालीन युग में इस आंदोलन ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति में कुछ सफलताएं प्राप्त की, परंतु वह जो है सफलताएं ना तो अस्थायी थी और ना ही सर्वव्यापी थे। हिंदू धर्म में सुधार करने में इस आंदोलन की क्षमता जो है सीमित एवं अस्थायी सिद्ध हुई। ठीक है, परंतु फिर भी यह आंदोलन जो है अत्यंत महत्वपूर्ण था क्योंकि ये जो है हिंदू धर्म में जो है सुधार करने का प्रयत्न करता था। उसके बाद में हम देखते हैं 99 नंबर में दिया है कि पल्लव कालीन संस्कृति को जो है समझाना है।
पल्लव कालीन जो है संस्कृति किस प्रकार से थी, इसके बारे में जो है यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो पल्लव कालीन संस्कृति के बारे में अगर हम बात करें तो पल्लव कालीन के शासन काल में जो है साहित्य की बहुत प्रगति हुई थी और इन शासकों ने जो है तमिल भाषा के स्थान पर संस्कृत भाषा को अत्यधिक बढ़ावा दिया था। तमिल भाषा के स्थान पर जो है संस्कृत को अत्यधिक बढ़ावा दिया था। पल्लवों की राजधानी की बात करें तो ये कांची है। कांची साहित्य का जो है प्रमुख केंद्र माना जाता था। कवि भारवी, दंडिन, मातृदंड, दत्त और साहित्य सम्राट थे। महेंद्र वर्मन द्वारा रचित जो मत्स्य विलास प्राशन पल्लव कालीन जो है साहित्य की अनुपम कृतियों में से एक माना जाता है। इस काल में वेद और संस्कृत भाषा की शिक्षा का जो है अत्यधिक प्रचार हुआ था। वेद और संस्कृत भाषा का जो है अत्यधिक प्रचार हुआ था क्योंकि जो है तमिल भाषा के स्थान पर जो है संस्कृत भाषा को अत्यधिक बढ़ावा दिया गया था। राजकीय आज्ञाएं संस्कृत भाषा में जो है लिखी जाती थी। जो राजकीय आज्ञाएं होती थी उसको जो है संस्कृत भाषा में लिखा जाता था। कांची का विश्वविद्यालय जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। उसके बाद में हम लोग जो है 100 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि सल्तनत कालीन सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। यानी सल्तनत कालीन में जो है जो सामाजिक स्थिति थी उस पे जो है प्रकाश डालना था, किस प्रकार से जो है वहाँ की सामाजिक स्थिति थी। तो सल्तनत कालीन समाज अपनी विशिष्टताओं के कारण जो है प्रसिद्ध था। इस काल में हिंदू तथा मुसलमान दोनों का जो है सामाजिक परिदृश्य अलग अलग होता था। हिंदू और मुसलमान का जो है सामाजिक परिदृश्य की अगर बात करें तो इनका जो अलग अलग परिदृश्य होता था। इस काल में मुस्लिम समाज का जो है रहन सहन अच्छा था और आरंभिक काल में मुसलमान कठोर परिसर में उत्साह संपन्न होते थे। तुर्क शासकों के शासनकाल में हिंदू समाज की स्थिति जो है बहुत असंतोषजनक थी। सल्तनत काल में पितृसत्तात्मक परिवार हुआ करते थे। पितृसत्तात्मक एक होता है मातृसत्तात्मक। तो पितृसत्तात्मक उसे कहते हैं कि जैसे आप लोग गांव में रहते हैं तो गांव में जो है हम भी गांव में रहते हैं तो वहां पे जैसे आप लोगों का नाम जो है ये कहा जाता है कि उनका ये बेटा है, ठीक है। तो ये पितृसत्तात्मक के नाम से जाना जाता है और मातृसत्तात्मक मतलब माता के नाम से जाना जाए। तो यहाँ पे जो है पितृसत्तात्मक बोलेंगे इनका फलाने का बेटवा है ये, ठीक है। तो यही है कि पितृसत्तात्मक परिवार हुआ करता था और महिलाओं का जो है स्थान पुरुषों की अपेक्षा निम्न था। इस समय सती प्रथा, जौहर प्रथा और बाल विवाह का जो है प्रचलन था। समाज में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग पाए जाते थे। सल्तनत काल में जो है हिंदू तथा मुसलमान दोनों अलग अलग प्रकार के जो है पोशाक पहनते थे। तो इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पे 100 क्वेश्चन जो है हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे जो है हम लोग कल के वीडियो में जो है बात करेंगे और उसके बाद में अगर हम बात करें इसके पीडीएफ की तो इसका पीडीएफ आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पर जो है शेयर कर दिया जाएगा। तो अभी तक जो लोग चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर सोशल मीडिया से जुड़ना चाहें तो आप लोग जो है यहाँ पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दिया हुआ है, आप लोग जुड़ सकते हैं। और उसके बाद में वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसके आगे का जो है कल प्रैक्टिस सेट करेंगे और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।